हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2023 रिलीज साउथ मूवी मायागडू। सो इसे प्रोनाउंस करने में मुझसे गलती हो सकती है क्योंकि मुझे तेलुगु नहीं आती और मैंने ये हिंदी डब में देखी है जिसमें इसका नाम है हीरो हीरोइन। सो ये मूवी पायरेसी करने वाला प्लेबॉय रवि और एक इनोसेंट सी लड़की जिसका नाम है श्री, इन दोनों पे बेस्ड है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है काकीनाडा से, जहाँ पे अपने हीरो रवि की एक सीडी की शॉप है जिसका नाम है ब्लॉकबस्टर मूवीज। तो ये शॉप में वो पायरेटेड मूवीज बेचता है और बहुत सारा पैसा कमाता है। फिर हम देखते हैं अपने मूवी की हीरोइन श्री को, जो हैदराबाद में रहती है और उसके पापा एक फिल्म प्रोड्यूसर है। दिखने में बहुत इनोसेंट लेकिन मूवीज और डांस का बड़ा शौक है इसे। फिर एक दिन श्री को अपने बेस्ट फ्रेंड दीपू का कॉल आता है। तो वो कह रही थी कि उसे एक एनआरआई लड़के का रिश्ता आया है और कुछ दिनों में लड़का इंडिया आने वाला है और उससे मिलना है, लेकिन 10 मिनट के बातचीत में उसे कैसे पहचानूं। तो वो बहुत कंफ्यूजन में थी, इसीलिए श्री उससे मिलने उसके घर काकीनाडा चली जाती है। वहाँ पे वो लड़के का पिक देख के श्री को भी लड़का अच्छा लगता है। फिर सब लोग मिलके टीवी पे एक मूवी लगाते हैं और देखने बैठ जाते हैं। लेकिन जब ये श्री को पता चलता है कि ये लेटेस्ट पायरेटेड मूवी है तो वो उस पे गुस्सा करती है और उसे ये मूवी कहाँ से मिली ऐसा पूछती है। तब वो बताता है कि उसे अशोक नगर के ब्लॉकबस्टर मूवी से शॉप से मिली है। तो श्री अपने दोस्तों को कॉल करती है और उन्हें ये टिप देती है। तो सारे जितने भी रामचरण के फैंस थे वो सब लोग रवि के शॉप पर चले जाते हैं और उससे झगड़ा करने लगते हैं कि तुमने मूवी पायरेट कैसे कर दी। तो उनसे डील करने के लिए रवि उन्हें घूस दे रहा था, लेकिन उससे भी वो नहीं मान रहे थे। फिर लास्ट में रवि कहता है कि मैं महेश बाबू की अगली वीक आने वाली मूवी पायरेट कर दूंगा। तो ये बात सुनने के बाद रामचरण के फैंस खुश हो जाते हैं और वो उसे माफ कर देते हैं और कहते हैं कि महेश बाबू की मूवी 100 करोड़ कंप्लीट नहीं करनी चाहिए। फिर श्री और दीपू अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ कैफे में मिलती है। तो वहाँ पे दीपू की फ्रेंड श्री से कहती है कि तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम कब शादी कर रही हो। तब श्री कहती है कि मैं ऑलरेडी एक हीरोइन हूँ और मुझे एक हीरो ही चाहिए जिसका कैरेक्टर पवन कल्याण जैसा हो, स्माइल महेश बाबू जैसी हो, एनर्जी एनटीआर जैसी हो, बॉडी प्रभास जैसी हो और बॉडी लैंग्वेज अल्लू अर्जुन जैसा हो। तो इसको बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन चाहिए था, लेकिन शायद ही ऐसा कॉम्बिनेशन किसी में होगा। इनमें से आपका फेवरेट कौन सा है मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। फिर रवि अपने एक दोस्त के साथ गार्डन में टहल रहा था, तो तभी उसे एक सेक्सी लड़की दिखाई देती है जो अपने डॉग के साथ आई थी। उसे देख के रवि के मुंह से निकल जाता है, तुम्हारी फिगर बहुत कड़क है। ये सुन के जेनिफर भी उसे लाइन देने लगती है और जाते जाते वो उसे अपना नाम और एड्रेस भी दे जाती है और कहती है कि मेरे घर बिल्कुल भी बताना, मेरा भाई बहुत ही डेंजरस है। फिर क्या था, रवि अगले ही दिन उसके घर पर उसे मिलने चला जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत फ्लर्ट करते हैं। और वो जैसे ही बेडरूम में चले जाते हैं तो उसका भाई वहाँ पे आ जाता है और डोरबेल बजाने लगता है। फिर रवि जल्दी से एक कबर्ड में छुप जाता है और जेनिफर जाके डोर ओपन करती है। तो जेनिफर के भाई को जेनिफर पर डाउट आ जाता है क्योंकि उसने बहुत टाइम लिया था डोर ओपन करने में। अब जेनिफर के भाई की बात करें तो उसका नाम है एंथनी और वो जीसस को बिलीव करता है और वो बहुत ही बड़ा मर्डरर है। फिर एंथनी पूरे घर में ढूंढने लगता है कि और कौन है। तो रवि उसे चकमा दे के वहाँ से भाग जाता है, लेकिन एंथनी उसकी पीछे से पिक ले लेता है ताकि वो बाद में उसे ढूंढ सके। इधर श्री ने रवि के शॉप के पोस्टर से उसका नंबर ले लिया था, तो वो प्लान कर रही थी कि मैं किस तरह से उसे फंसा के पुलिस के हवाले कर सकती हूँ, क्योंकि वो पायरेसी के बहुत खिलाफ थी। इसीलिए वो उसे कॉल करती है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है, डबल मीनिंग बातें करने लगती है और वो कहती है कि मैं कल तुमसे मिलने आऊंगी। इसीलिए रवि भी पूरा रेडी होके परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के शॉप चला आता है। फिर श्री जब शॉप पर आती है तो वो उसे महेश बाबू की मूवी पूछती है, क्योंकि वो अभी कल ही रिलीज हुई थी। तो उसकी सीडी भी रवि के पास थी। तो रवि वो सीडी जैसे ही श्री को देने वाला था तो श्री पुलिस को बुला लेती है और उसे रेड हैंडेड पकड़ लेती है और अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले जाती है। फिर श्री उसके खिलाफ एक लंबी चौड़ी एफआईआर बनाती है और वो पुलिस वालों से कहती है कि उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। और उधर एंथनी भी चर्च जाकर जीसस से प्रॉमिस करता है कि वो जल्द से जल्द इस लड़के को ढूंढ के मार डालेगा, क्योंकि उसने मेरी भोली भाली बहन को फंसाया है। फिर वो रवि की सिर्फ बैक वाली ही फोटो लेकर हर जगह घूमता है और लोगों से पूछता है कि तुमने क्या इस लड़के को कहीं देखा है। तो बहुत लोग उस पर हंसते हैं। इसमें श्री और उसके फ्रेंड्स भी थे, तो वो उन पर भी गुस्सा करता है। फिर अगले दिन दीपू श्री को अपना शहर दिखा रही थी, तो जैसे ही वो एक ब्रिज पर आ जाते हैं तो उन्हें वहाँ पे रवि दिखाई देता है। फिर श्री उससे बात करने के लिए उसके पास चली जाती है और वो कहती है कि तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो और तुम बाहर कैसे आ गए। तब रवि कहता है कि मैं घूस दे के बाहर आ गया और वो कहता है कि मैं आराम से अपने तरीके से मेरी जिंदगी जी रहा था, लेकिन तुमने मेरी जिंदगी झंड कर दी और हर जगह मेरी बदनामी कर दी, तो अब इसका हिसाब करूंगा मैं। और वो कहता है कि अब तुम्हें मेरे साथ एक रात बितानी होगी। तो ये सुनने के बाद श्री अपने पैरों से जूता निकालती है और उसे एक थप्पड़ मारती है। फिर रवि ख्यालों में ही बहुत कुछ प्लान कर लेता है, क्योंकि आज तक उसे एक भी लड़की ना नहीं कर पाई थी और वो बहुत सी लड़कियों के साथ अपनी रातें रंगीन कर चुका था। तो उसे लग रहा था कि श्री भी ऐसी ही होगी, लेकिन श्री प्लान करती है कि वो उसे सबक
सिखाएगी और वो सीरियल किलर से ही उसे पिटवाएगी। लेकिन इधर अपना सीरियल किलर एंथनी रवि की उल्टी फोटो लेकर हर जगह घूम रहा था और इसी ख्याल में वो एक ट्रक के सामने आ जाता है, लेकिन रवि उसे बचा लेता है। तो ये देखने के बाद एंथनी उसे भगवान मान लेता है और वो कहता है कि मैं जो कोई भी तंग कर रहा होगा मैं उसे मारूंगा, मैं एक सीरियल किलर हूँ। तो वो हर किसी को ऐसे ही बताता रहता है, लेकिन रवि कहता है कि मेरा कोई दुश्मन नहीं है और अगर कभी होगा तो मैं जरूर बताऊंगा। ऐसा कह के वो वहां से चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद श्री और उसके फ्रेंड्स एंथनी के होटल पर चले जाते हैं और उसे रवि का फोटो दिखाकर कहते हैं कि उसे मारना है और मुंह बोली रकम में देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन रवि उन पर ही गुस्सा करता है और कहता है कि मेरे भगवान को मारना चाहते हो। ऐसा कह के वो उन्हें वहां से भगा देता है। फिर श्री रवि से बात करने के लिए उसे एक जगह पर बुलाती है ताकि उन दोनों की सेटलमेंट हो सके। वहाँ पे श्री कहती है कि तुम्हें पता है प्रोड्यूसर कितनी रिस्क लेके पैसे डालता है और तुम्हारे जैसे पायरेसी वाले आकर उसका पैसा खाते हैं। तो इस पर रवि भी कहता है कि बाहुबली ने 2000 करोड़ कमा लिए और ऐसे ना जाने कितने मूवीज बनाकर तुमने हजारों करोड़ छाप लिए, लेकिन फिर भी तुम्हारा पेट नहीं भरता और हमारे जैसे गरीब बिजनेसमैन अगर छोटे मोटे पैसे कमा रहा तो वो भी तुमसे देखा नहीं जाता। और तुम भी एक प्रोड्यूसर की बेटी हो तो तुमसे बात करने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने छोड़ दिया तुम्हें, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, सेटलमेंट करने के लिए मुझे 5 लाख रुपए देने पड़े पुलिस वालों को, तो वो मुझे वापस चाहिए, जिसके बाद मैं मेरा थोबड़ा लेके तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊंगा। ऐसा कह के वो वहां से चला जाता है। फिर अगले दिन रवि श्री को एक पार्क में बुला लेता है। तो वहाँ पे वो 5 लाख खुद हाथों से गिन रहा था। तो वो पार्क कपल्स के लिए बदनाम था, तो हर जगह कपल्स थे। तो पुलिस वहाँ पे रेड मारती है और हर कपल्स को अरेस्ट कर रही थी। इसी बीच रवि और श्री भी अरेस्ट हो जाते हैं और पुलिस उन्हें वैन में बैठाकर पुलिस स्टेशन ले जा रही थी। तभी सब लोग मिलकर पुलिस वालों पर धावा बोलते हैं और वो वैन से भाग जाते हैं। वहाँ से श्री और रवि एक वेल्डिंग वाले के पास जाते हैं ताकि कटर से अपनी हथकड़ियां निकाल दे, लेकिन तभी वो वेल्डर बंद था। फिर रवि को अपने दोस्त का कॉल आता है तो वो बताता है कि अभी तक तू शादी में क्यों नहीं आया। फिर रवि को याद आता है कि उसके एक बेस्ट फ्रेंड की शादी है, इसीलिए रवि और श्री दोनों भी मिलकर हैंडकफ के साथ ही शादी में चले जाते हैं। वहाँ पर श्री बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रही थी क्योंकि हर जगह उसे रवि के साथ जाना पड़ रहा था। तो कहाँ भी खाना खाने जाओ या फिर ड्रिंक्स करने जाओ तो वो उसके साथ ही थी। फिर थोड़ी देर बाद रवि का दोस्त उसे साइड में बुला लेता है और कहता है कि एक प्रॉब्लम हो चुकी है, तो वो है मेरी वाइफ और उसके मम्मी को कैंसर डिटेक्ट हो चुका है और जो भी दहेज का पैसे वो देने वाली थी तो वो अपने मम्मी के इलाज के लिए यूज करने वाली है और वो शादी करने से भी इनकार कर रही है। और रवि के फ्रेंड के पापा दहेज के बिना तो शादी नहीं करने वाले थे क्योंकि उन्होंने बड़ी सी लिस्ट ही बना ली थी कि कितना खर्चा हुआ है। तो उनका 5 लाख खर्चा हुआ था जो कि उन्हें वापस चाहिए था। फिर रवि अपने दोस्त के पापा के पास जाता है और कहता है कि इनके पास अठन्नी भी नहीं है आपको देने के लिए। तब रवि के पापा कहते हैं कि ये शादी में नहीं करने दूंगा, लेकिन रवि का दोस्त कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो शादी करूंगा तो इसी से करूंगा, और लड़की भी शादी करने के लिए तैयार थी। तब रवि कहता है कि शादी करने के लिए किसी थर्ड पर्सन की जरूरत नहीं है, बस हीरो हीरोइन होने चाहिए, और जो 5 लाख तुम्हें दहेज चाहिए तो वो मैं दे देता हूँ। और वो कहता है कि घर में लड़की नहीं थी ना, तो अब लक्ष्मी आ गई है तो उसे तकलीफ मत देना। ऐसी बहुत सी इमोशनल बातें रवि वहाँ पे करता है। तो रवि का ये रूप देख के श्री उस पर इम्प्रेस हो जाती है और उसे प्यार करने लगती है। फिर अगले दिन शाम में रवि की एक क्लाइंट आ जाती है, तो उसे देख के भी रवि को कुछ नहीं होता। तब रवि को भी पता चलता है कि उसे भी अब श्री अच्छी लगने लगी है और वो उसी से प्यार करता है। इधर दीपू को भी देखने के लिए एनआरआई लड़का आया था। तो दीपू और वो लड़की की बातें सुनकर श्री को भी पता चलता है कि परफेक्ट चॉइस उसके लिए रवि ही है। इसीलिए रवि से अपनी मन की बात कहने के लिए वो उसके घर चली जाती है। लेकिन उसी वक्त जेनिफर भी अपना सारा सामान लेकर रवि के पास आई थी और वो कह रही थी कि हम भाग के शादी कर लेंगे, और इसी हालत में श्री रवि को देख लेती है और हर्ट होकर वहाँ से चली जाती है। फिर जेनिफर का भाई एंथनी भी उसे ढूंढते ढूंढते रवि के घर तक आ जाता है। तो जेनिफर और रवि अपने घर से भाग जाते हैं। तभी रवि को एंथनी के बारे में याद आता है। तो उसने कहा था कि अगर कोई भी तुम्हारा दुश्मन होगा तो मुझे बताना। तो वो उससे मिलने उसके होटल पर चला जाता है, लेकिन रवि को पता ही नहीं था कि ये एंथनी और जेनिफर का भाई एक ही है। तो जैसे ही एंथनी को पता चलता है कि यही जेनिफर को भगाने वाला है तो वो उसे गन पॉइंट पर रख लेता है। लेकिन तभी वहाँ पे पुलिस आती है और रवि को अरेस्ट करके ले जाती है। तब हमें पता चलता है कि जब श्री घर पर जा रही थी तो वो एक जगह पे रुकी थी जहाँ पे उसे जेनिफर मिली थी। तो जेनिफर बताती है कि रवि एंथनी से मिलने गया है। तो श्री ने रवि को बचाने के लिए ही पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी थी और रवि को अरेस्ट करवाया था। फिर श्री पुलिस स्टेशन जाती है और रवि को छुड़वाती है और वो रवि से कहती है कि तुम जेनिफर से शादी कर रहे या नहीं। तो रवि कहता है कि इतनी जल्दी मैं कैसे शादी कर लूं। तो श्री उस पर गुस्सा होती है और कहती है कि मैं कल ही तुम्हारी शादी करवाऊंगी। तो अगले दिन वो उन्हें चर्च में लेकर जाती है शादी के लिए, लेकिन श्री को रवि की शादी देखी नहीं जाती, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। फिर फादर जब रवि और जेनिफर की शादी कर रहे थे तो रवि
रवि को श्री ही याद आ रही थी और वो श्री से ही प्यार करता था, इसीलिए वो शादी से इनकार कर देता है और भागकर रेलवे स्टेशन चला जाता है। लेकिन जब तक वो रेलवे स्टेशन पहुंचता तो श्री वहां से हैदराबाद के लिए निकल गई थी, तो रवि भी हैदराबाद चला आता है। इधर हैदराबाद में श्री अपने पापा का बहुत अच्छे से ध्यान रख रही थी। फिर एक दिन रवि श्री के सामने आ ही जाता है। तब श्री पूछती है कि जेनिफर कहाँ पे है, तो रवि कहता है कि मुझे जेनिफर पसंद नहीं है और मैं उससे शादी नहीं करने वाला हूँ और मैं एक लड़की से प्यार करने लगा हूँ। तब श्री पूछती है कि कौन है वो बदकिस्मत लड़की। तब रवि बताती है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इस पर श्री गुस्सा होकर कहती है कि तुम जैसे प्लेबॉय के लिए प्यार का मतलब भी पता है, न जाने कितनी लड़कियों को ऐसे ही तुमने आई लव यू कहा होगा। तब रवि गुस्सा होकर कहता है कि हाँ मैं प्लेबॉय हूँ और हर एक लड़का अपनी अपनी उम्र में प्लेबॉय होता है। स्कूल में उसे टॉपर और टीचर पसंद आती है, कॉलेज में आ जाने के बाद उसे साइड वाली लड़की पसंद आती है, थिएटर में जाने के बाद उसे हीरोइन भी पसंद आती है। लेकिन एक दिन एक लड़की उसकी जिंदगी में आती है और वो सारी लड़कियों के बारे में सोचना छोड़ देता है। तो वही लड़की से वो लड़का प्यार करता है और मेरे लिए वो लड़की तुम हो। ऐसा कहने के बावजूद भी श्री नहीं मानती और कहती है कि मैं तुम्हारा ख्याल करना छोड़ चुकी हूँ और चले जाओ मेरे नजरों के सामने से। ऐसा कह के वो वहाँ से चली जाती है और रवि हर्ट होकर अपने दोस्तों से मिलने उनके घर चला जाता है। फिर अगले दिन रवि श्री के पापा यानी कि जेवी पार्थ सर थी, जो कि एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे, तो उनके ऑफिस पर चला जाता है। वहाँ पे वो अपनी स्टोरी सुनाता है और कहता है कि मैं तुम्हारी लड़की से प्यार करता हूँ और तुम ही मेरी सेटिंग कर दो उससे। तो ये सुनने के बाद उसके पापा बहुत हंसते हैं। घर पर आकर वो श्री को भी बताते हैं सारी बात। फिर इस पर श्री कहती है कि वो लड़का बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं है, तुम उसकी बात पर ध्यान मत देना। फिर रात में प्रोड्यूसर साहब को एक अनजान आदमी का कॉल आता है जिसने उनकी मूवी रिलीज होने से पहले ही चुराई थी और वो कहता है कि अगर मैं ये मूवी ऑनलाइन बेचूंगा टोरेंट और वेबसाइट पर तो मुझे इसके 25 करोड़ मिलेंगे, तो अगर तुमने 30 करोड़ दे दिए तो मैं ये काम रोक दूंगा। तो प्रोड्यूसर साहब कहते हैं कि ऑलरेडी मेरे 200 करोड़ लग चुके हैं और मैंने सब कुछ मेरा गिरवी रखा है और ऊपर से मैं पैसे नहीं ला सकता। तो वो आदमी एक दिन का समय देता है और एक दिन में अगर तुमने 30 करोड़ नहीं दिए तो तीसरे दिन तुम्हारी मूवी पायरेट हो जाएगी। ये सुन के श्री के पापा बहुत पैनिक हो जाते हैं और वो कमिश्नर साहब को भी फोन करते हैं। तो वो प्रेसिडेंट के मीटिंग में बिजी थे, इससे उनकी तबीयत बहुत खराब होने लगती है और हार्ट में भी दर्द होने लगता है। तो श्री हेल्प मांगने के लिए रवि के पास जाती है और कहती है कि तुम्हें जो चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये मूवी पायरेट होने से बचा लेना। तो रवि भी ठान लेता है कि वो ये मूवी पायरेट होने से बचाएगा और अपने दोस्त के हेल्प से जहाँ से मूवी पायरेट होती है वहाँ पे चला जाता है। तो जिस आदमी ने प्रोड्यूसर साहब को कॉल किया था तो उसके पास रवि चला जाता है, लेकिन वो आदमी रवि का कुछ नहीं सुनता और उसे ही बुरी तरीके से पिटवा देता है। तो अगले दिन रवि हॉस्पिटल के बेड पर था, तो वहाँ से वो उठकर श्री से मिलने के लिए उसके घर चला आता है। लेकिन घर पर आने पर वो देखता है कि उसके पापा की डेथ हो चुकी है हार्ट अटैक से। श्री रवि से साइड में आकर बात करती है और उसे कहती है कि तुम तो कह रहे थे प्रोड्यूसर इतना कमाते हैं, लेकिन जब लॉस होता है तो कोई नहीं पूछता। कहते कि क्या जरूरत थी मूवी बनाने की, क्या लोगों को एंटरटेन करना बुरी बात है। लेकिन आजकल पायरेसी की वजह से प्रोड्यूसर बहुत लॉस में चल रहे हैं और श्री के पापा ने अपनी सारी जमीन जायदाद गिरवी रखकर पैसे जुटाए थे, लेकिन उनके जाने के बाद अब वो इन्वेस्टर सारे घर प्रॉपर्टी और साथ में मुझसे भी शादी करना चाहता है और इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। ऐसा कह के हर्ट होकर श्री वहाँ से चली जाती है। तो श्री की हालत देखकर रवि ठान लेता है कि जो कोई भी पायरेसी कर रहा है वो सब सिस्टम को वो रोकेगा। इसीलिए वो सारे यूथ को इकट्ठा करता है और कॉलेज में कहता है कि हमें ये पायरेसी रोकनी होगी ताकि अच्छी अच्छी मूवीज प्रोड्यूस हो। फिर सारे फैंस भी मान जाते हैं और सबको लेकर वो उस आदमी के पास चला जाता है जो पायरेसी करता था और उस आदमी को वो अपनी फैंस की ताकत दिखाकर अपनी मूवी पायरेसी होने से बचाता है। और वो ये न्यूज जब श्री को सुनाने जाता है तो श्री अपने इन्वेस्टर के साथ शादी कर रही थी क्योंकि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। तो रवि श्री को रोकने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन श्री कुछ नहीं सुन रही थी और वो कहती है कि तुम्हें मेरी कसम है तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन तभी वहाँ पे एंथनी आता है और वो रवि को शूट कर देता है। फिर कुछ दिनों बाद रवि की आंखें खुलती है तो वो हॉस्पिटल में था और उसके सामने श्री खड़ी थी। तो वो बताती है कि हमने मूवी को रिलीज करवा दिया और वो हिट थी और वो रवि को थैंक्स कहती है, तुमने पायरेसी रोकी जिसकी वजह से ये मूवी रिलीज हो पाई। फिर रवि देखता है कि श्री ने अभी तक शादी नहीं की है क्योंकि उसके गले में मंगलसूत्र नहीं था। इस पर श्री कहती है कि मेरी चॉइस मेरे सामने ही बैठी है। तो रवि समझ जाता है कि श्री उसी की बात कर रही है और वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और यहीं पे मूवी एंड हो जाती है। तो इस मूवी में हमें दिखाया गया है कि पायरेसी की वजह से मूवीज को बहुत नुकसान होता है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना और अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।